ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत को मंजूर कर लिया है। पिछले 6 महीने से शराब घोटाले में वह ईडी के पीएमएलए कानून के अंतर्गत जेल में बंद थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था ईडी से कि यदि आप इनके खिलाफ कोई सबूत हैं तो अगली पेशी में लेकर आएं, और आप जिस तरह से इनको बंद करके रखे हैं और यदि आप सबूत लेके नहीं आएंगे तो हम फिर जमानत देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। तो पिछली पेशी में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को चेतावनी दी थी और आज इस मामले की पुनः सुनवाई थी। ईडी आज भी ऐसा कोई सबूत कोर्ट को नहीं दिखा पाई जिसके कारण लगता कि उनको जेल में रखा जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उनसे कहा कि भाई जब आपके पास कोई सबूत नहीं है फिर आप इन्हें क्यों रखना चाहते हैं और आप इनको जमानत देना चाहते हैं या विरोध कर रहे हैं। तो इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने सुप्रीम कोर्ट में टाइम लिया और फिर लंच के बाद ये कहा कि हम इनकी ज़मानत का विरोध नहीं करते हैं और इनकी ज़मानत दे दी जाए। अब ये ईडी के वकील साहब ने क्यों कहा? यदि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जमानत संजय सिंह को दे देती तो ईडी के बाकी सारे केसों में बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा था। तो आज संजय सिंह की रिहाई के मामले में ईडी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और अपने पास ही वो चाबी रखने की कोशिश की है कि जब तक ईडी विरोध करती है तब तक किसी का जमानत ना हो और जो पीएमएलए कानून की विशेष प्रावधान है वो आगे भी बने रह जाएं। तो इसलिए आज ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खेल किया और खुद जमानत देने की बात स्वीकार कर ली, जिसके कारण संजय सिंह को जमानत मिल गई। यदि ईडी आज ये नहीं भी करती तो भी सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जमानत तो संजय सिंह को देनी ही थी, क्योंकि उनके केस में अभी तक कोई भी सबूत ऐसा पेश ईडी नहीं कर पाई थी कि जिससे उनकी इतने लंबे अवधि की जो उन्हें जेल में बंद करके रखा गया था जिसको जस्टिफाई किया जा सके। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ना तो वो दिल्ली सरकार में कोई पद में थे, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जरूर थे, लेकिन उनका ना तो शराब नीति से कोई लेना देना था और ना शराब के किसी भी इस घोटाले से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक आरोपी के द्वारा 10वें बयान में संजय सिंह का नाम शामिल कराया गया और उसके बाद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके घर में छापे भी डाले थे और लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत 6 महीने में ईडी एकत्रित नहीं कर पाई और अंतोगत्वा अपनी जान बचाने के लिए ईडी ने और उनकी जमानत का विरोध करने के स्थान पर जमानत देने की अपनी तरफ से एक हिसाब से अनुशंसा कर दी। निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को रिहा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज देर रात तक उनकी रिहाई भी हो जाएगी और ये एक विपक्ष की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। संजय सिंह एक ऐसे सांसद थे जो संसद के अंदर गौतम अडानी को लेकर या चीन के मसले में सरकार को सीधे घेरने का काम करते थे और वो सरकार के किसी दबाव में नहीं आ रहे थे।
और जितने प्रखर तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, जितने अच्छे ढंग से रखते थे, उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें कहीं कहा जाता है इसी कारण जेल जाना पड़ा कि गौतम अडानी का जिन जिन लोगों ने संसद में विरोध किया या सार्वजनिक रूप से विरोध किया, उसमें सबसे पहले शिकार बने थे राहुल गांधी, कि जिनकी सदस्यता समाप्त हुई थी लोकसभा से, और फिर गुजरात से भी लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, उनका बंगला खाली करा लिया गया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ज़रूर अभी राहत मिली हुई है, और यह राहत मिलने के बाद ही वह वापस आए हैं और उनका बंगला वापस हुआ है। यही पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं संजय सिंह के लिए भी अपनाई गई थी कि संजय सिंह के ऊपर जब इस तरीके का दबाव पड़ेगा तो शायद संजय सिंह ये इन मामलों में सरकार के साथ या कहीं कोई मामला राजनीतिक दृष्टि से अपना समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने कोई समझौता नहीं किया और अब वो छूटकर बाहर आ रहे हैं। चुनाव शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब जेल में बंद हैं, उसी शराब घोटाले में। कहा जा रहा है कि अब संजय सिंह खुलकर विपक्ष का जो गठबंधन है उसके एक प्रमुख वक्ता के रूप में चुनाव अभियान में शामिल होंगे और उस सरकार के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करेंगे। और विशेष रूप से ईडी द्वारा जो विपक्षी दलों के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने संसद में पहले भी इस तरह से कहा था कि लोगों को मार के, पीट के, उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवा के और विपक्षी दलों के नेताओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो अब चूंकि उनकी जमानत हो गई है और जमानत होने के बाद निश्चित रूप से अब इस लोकसभा चुनाव में वो देश भर में घूम घूम कर ईडी और सरकार के खिलाफ प्रचार करने का काम करेंगे। जुडिशली जिस तरीके से आक्रामक होकर सामने आ रही है, अब जर्मनी, अमेरिका, यूएन सब जगह भारतीय न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। चुनाव कैसा होगा, क्या होगा, ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका अब बड़ी तेज़ी के साथ मामलों की सुनवाई कर रही है, अभी एक मामले की फिर सुनवाई शुरू हो गई जिसमें चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनसे जो एडीआर की याचिका थी कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को अलग से देने में और उनकी यदि कोई चैलेंज करता है तो उसकी गिनती कराए जाने में क्या तकलीफ़ है। अब ये मामला एक ऐसा मामला है कि यदि ईवीएम को लेकर पिछले 2-3 महीने से बड़े आंदोलन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकीलों ने आंदोलन चलाए, जंतर मंतर में भी आंदोलन चलाए और एक डमी वीवीपैट मशीन के जरिए बताया गया कि कैसे चुनाव में धांधली होती है। अब इस मामले में 17 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और ये जवाब में कुछ करना नहीं है, ईवीएम से, मशीन से चुनाव होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची मतदाता को हाथ में हो और वो फिर बॉक्स में डाले, तो उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट प्रिंट हुआ है, वो देख के और वो संतुष्टि होने के बाद अपना वोट वहाँ डाले। तो यदि ऐसा हो गया तो ये चुनाव का पूरा तौर तरीका बदल जाएगा। इसको लेकर सरकार भी चिंता में आ गई है, चुनाव आयोग भी चिंता में है। कल चुनाव आयोग ने लगातार बैठक की और जो मैच फिक्सिंग का आरोप राहुल गांधी ने रामलीला मैदान की उसमें लगाया था रैली में, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा है कि वास्तव में जो विपक्षी दलों द्वारा शिकायत की जाती है उस पर तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो शिकायतें आती हैं उसमें चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई कर देती है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद किस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को और
राजनीतिक दलों के बैंक खाते इत्यादि बंद करके और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो भूमिका चुनाव आयोग की होनी चाहिए थी वो कहीं से प्रमाणित नहीं हो रही है। तो इसने चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है और सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर कहना चाहते हैं कि सरकार इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है। अब चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है, सरकार कोई अध्यादेश ला नहीं सकती है, सरकार कोई कानून बना नहीं सकती है और ऐसे समय पर जो निर्णय आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुसीबत बनने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव की हवा पहले चरण का मतदान मेरा ख्याल 19 अप्रैल को होना है और 17 अप्रैल को ये चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और यदि ये कह दिया जाता है कि वीवीपैट की पर्ची से भी मतगणना की जा सकती है तो यह एक बड़ा झटका होगा सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए। फिर भी हर दिन चुनाव को लेकर जो बार बार स्थितियां बदल रही हैं उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं हैरान और परेशान हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि लोकसभा चुनाव किस तौर तरीके से आगे बढ़ेगा और इसके चुनाव परिणाम क्या होंगे, किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। अब इसको लेकर एक संशय उत्पन्न होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था और 370 सीटें खुद भाजपा के जीतने की बात कही थी, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का ये विश्वास डगमगाता हुआ दिख रहा है और विभिन्न राज्यों से भाजपा के अंदर से बगावत की जो खबरें आ रही हैं उससे भाजपा के लिए एक चिंता का विषय बन गया है और चुनाव को लेकर सभी सशंकित हो गए हैं। अब वही जो राम रचि राखा, इसके अलावा और कोई कारण नहीं रहा कि सब लोग भगवान के परिणामों को लेकर भगवान जो चाहेंगे वो परिणाम आएंगे। नमस्कार।